आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। तो आज हमारा जो वीडियो बन रहा है वह है भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित। इसका है यह जो वीडियो का पार्ट 2 है। इससे जो है पहले पार्ट 1 बना चुके हैं। तो वैसे दोस्त जो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर से जो कि एडिटोरिया वाला बुक है उससे संबंधित भी है, कई सारे वीडियो जो अपलोड किए गए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे 2 एक्ट, एक है 1813 का और दूसरा है जो 1833 के चार्टर एक्ट से। 1813 के चार्टर एक्ट में जो है 4 पॉइंट याद रखना दोस्तों, और 1833 से 7 पॉइंट, यानी 4 और 7 कितना हुआ? 11 पॉइंट को ही याद रखना है। अब पॉइंट को समझकर मत याद रखिए, नहीं याद रखिए, आप जो है सिर्फ सुनते जाइए। आपका जो है सिर्फ माइंड में यह वीडियो जो है सेट हो जाएगा। कैसे? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखना दोस्तों कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है, 2 अधिनियम लाया जाता है। कितने अधिनियम? 2 अधिनियम। एक का नाम था भारतीय शिक्षा अधिनियम और दूसरा का नाम था धार्मिक निर्योगिता अधिनियम। क्या था भारतीय शिक्षा अधिनियम और क्या था धार्मिक निर्योगिता अधिनियम? ठीक है। तो भारतीय शिक्षा अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 वर्ष में केवल 1 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा अधिनियम के तहत ऐसा वर्णन, ऐसा प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो है भारत के शिक्षा के लिए 1 वर्ष में मात्र 1 लाख रुपये ही खर्च किए जाएंगे। इस एक्ट के तहत, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। क्लियर? पहला पॉइंट याद। दूसरा अधिनियम था धार्मिक निर्योगिता अधिनियम। इसमें क्या कहा गया कि पिता की संपत्ति अगर उनका पुत्र पाना चाहता है तो उन्हें ईसाई धर्म अपनाना होगा। धार्मिक निर्योगिता अधिनियम के तहत एक नियम बनाया गया कि अगर पिता के मरने के बाद पिता की संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति होता है, उसे अगर वो उनका पुत्र पाना चाहता है तो उन्हें जो क्या करना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। किस एक्ट के तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। 2 बातें, भारतीय शिक्षा अधिनियम के तहत 1 साल में 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, और धार्मिक निर्योगिता अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति जो है कोई उनका पुत्र पिता के मरने के बाद प्राप्त करना चाहता है तो उसे ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा, तभी उनको उसका संपत्ति मिलेगा, वरना जो है उस पर कंपनी का अधिकार हो जाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट बहुत ही जरूरी है, ये तीसरा पॉइंट है। कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन किंतु उसे चीन के साथ एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करने का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही कंपनी का जो एकाधिकार था कि भारत के साथ अगर व्यापार कोई करेगा तो वह सिर्फ ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा, अन्य ब्रिटिश नागरिक के द्वारा जो है व्यापार नहीं किया जाएगा। क्लियर? लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत नियम को चेंज किया जाता है। जो कंपनी का एकाधिकार था कि सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर व्यापार कर सकता है, उसे तोड़ा गया, समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। क्या किया गया इस एक्ट के तहत कि चीन जो देश है, चीन का मतलब चीनी नहीं समझना है, चीन यानी चाइना, यानी चीन के साथ जो है व्यापार और चाय का व्यापार, पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार, तो दोनों एक साथ याद रखिए। चीन जो देश है यानी चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार जो है केवल और केवल
कंपनी ही करेगी, अन्य कोई ब्रिटिश नागरिक या दो व्यापार जो है नहीं करेगा। बाकी जो है अन्य ब्रिटिश नागरिक जो है भारत में आकर कोई भी व्यापार कर सकती है। क्लियर, बात समझ में आया? चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार का एकाधिकार कंपनी का ही रहने दिया गया। बाकी जो है अन्य ब्रिटिश नागरिक जो है भारत में आकर व्यापार कर सकता है। क्लियर? और यह जो एकाधिकार जो कंपनी को था, इस एक्ट के साथ जो रह गया, यानी चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार करने का जो एकाधिकार, ये दोनों चीज के लिए एकाधिकार जो था उसे कितना साल के लिए बढ़ा दिया गया? 20 साल के लिए बढ़ा दिया। क्लियर हो गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत याद रखना 4 पॉइंट। भारतीय शिक्षा के लिए कितना रुपया 1 साल में खर्च किया जाएगा? तो 1 लाख रुपया। हो गया क्लियर? पिता की संपत्ति अगर पाना चाहते हो तो आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा, 2 पॉइंट। फिर क्या हुआ? कंपनी का जो एकाधिकार उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था आंशिक रूप से, मतलब 2 को छोड़कर। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार कंपनी ही केवल करेगी, बाकी यानी जो ब्रिटिश नागरिक है वह भारत में आकर व्यापार करेगी, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ क्या होता है कि कंपनी का जो एकाधिकार जो था उसे 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि कंपनी जो है चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार 20 साल और करेगी। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या याद रखना है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। आप अगर आप समझ कर पढ़ते हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है कि कंपनी का जहां एकाधिकार पहली बार समाप्त किया गया था, यानी सीमित कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, जो बचा कुचा चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार जो था उसके हाथ में, वो पूरी तरीका से जो है समाप्त कर दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, मतलब कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो अधिकार था कि वह चीन के साथ व्यापार कर सकता है और चाय का व्यापार कर सकता है, वह भी उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब हुआ कि चीन का जो है यानी कंपनी का जो है एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। पहली बार समाप्त किया गया तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत चीन और चाय को छोड़कर, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। क्लियर है? अब कंपनी का कार्य क्या बचा? अब कंपनी जो है का कार्य है सिर्फ भारत पर शासन करना ही रह गया। व्यापार नहीं करेगा, वह क्या करेगा? सिर्फ शासन करेगा। क्लियर? इसके तहत दूसरा पॉइंट याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या है? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसीलिए एक सवाल पूछा जाता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तब याद रखना है दोस्तों, नाम है उनका लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। तो अब समझ जाइए कि जब 1829 का बाद समय यह थे तो 1833 में कौन थे? तो यही थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ क्या कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। क्लियर? अगला बात क्या है दोस्तों? बंबई मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्ति थी उसे क्या कर दिया जाता है? वापस ले लिया जाता है। बंबई या मद्रास जो अपना विधि स्वयं बना रहे थे, अपना प्रेसिडेंसी जो था उनका क्या अपने लिए जो कानून स्वयं बना रहे थे, वह अधिकार क्या होता है? छीन लिया जाता है कि अब हटाओ, तुम लोग नहीं, अब गवर्नर जनरल ही बनाएगा। क्लियर? चौथा पॉइंट याद रखना है कि गवर्नर जनरल की परिषद को जो है राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार मिला तथा देश के लिए एक ही बजट तैयार होगा, ऐसा अधिकार मिला। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत।
गवर्नर जनरल जब भारत का ही गवर्नर जनरल बन गया है, तब समझिए कि उसको किसी अन्य जो है प्रेसिडेंसी को जो है कानून बनाने का अधिकार क्या है, अधिकार नहीं मिलेगा। बजट बनाने का अधिकार नहीं मिलेगा, यानी सारा कुछ छीन लिया जाता है और सब जो है किसे मिल जाता है, गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त हो जाता है, साथ ही साथ उनके परिषद को। अब ये दोनों कहा कि बस अब देश के लिए क्या होगा, एक ही बजट तैयार होगा। कौन करेगा तैयार, तो परिषद और गवर्नर जनरल। क्लियर है। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा जाता है तथा लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य बनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, जब कार्य बढ़ गया, अब शासन करेगा, जब कार्य बढ़ गया तो इसका मतलब है कि कार्य करने के लिए व्यक्ति की भी तो आवश्यकता होगी। इसलिए सवाल यहाँ ध्यान रखना है कि बोलेगा कि गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया था, किस एक्ट के तहत, तब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य बनाया गया था, यानी कानूनी सदस्य किसे बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले किस एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तथा अब क्या हुआ कि चौथा सदस्य को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद परिषद में चौथा सदस्य को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद क्या होता है कि परिषद और गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब परिषद भी मजबूत है, गवर्नर जनरल को भी पूरा पावर प्राप्त हो गया। अब भारत के लिए कोई और क्यों कानून बनाएगा, अब कानून बनाने का जो पूरे भारत के लिए एक ही बजट बनेगा, यह भी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मिल गया पावर, और पूरे भारत के लिए एक ही विधि का निर्माण होगा, वह भी मिल गया किस एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। बहुत सिंपल है। अगला पॉइंट है जो भारतीय कानून को क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। अब कानून का वर्गीकरण किया गया तो इसके कार्य के लिए एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता। कब, तो 1834 में। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो क्या होता है दोस्तों, एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। अब बताइए, पूरा देश को चलाना है, विधि सदस्य भी बन गया, ठीक है, पूरा बजट भी तैयार करना है, एक ही बजट तैयार करना है, एक ही कानून भी बनाना है, तो कानून का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। इसके लिए एक विधि आयोग का गठन किया जाता है और विधि आयोग का जो गठन होता है 1834 में, किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। क्लियर। किस एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। क्लियर। अगला पॉइंट याद रखना दोस्तों कि इस अधिनियम का धारा 87 के तहत भेदभाव जो है उसे समाप्त कर दिया जाता है। मतलब कि कंपनी के अधीन कोई भी पद जो धारण होता था, ठीक है, कोई मैनेजर बना, कोई एमडी बना, कोई सीईओ बना, इस तरह का पद होता था, तो उसमें क्या होता था कि रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ए तुम काला हो, तुम हटो, तुम गोरा हो, तुम हटो, इस तरीके से जो है भेदभाव किया जाता था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के धारा 87 के तहत, ध्यान रखना दोस्तों, इसका मतलब सताया जा रहा था जाति, धर्म और जन्मस्थान को लेकर के, रंग को लेकर के, इसलिए 87, तो धारा 87 के तहत क्या किया जाता है, क्या कि हटाई, ये सब नहीं चलेगा। अब जाति, धर्म, रंग और जन्मस्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसे समाप्त कर दिया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, धारा 87 के तहत। क्लियर। अगला पॉइंट कि दास प्रथा जो एक श्राप था उसे क्या हुआ, वो भी समाप्त कर दिया जाता है। किस गवर्नर जनरल के तहत के समय, तो याद रखना दोस्तों 1843 में जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है लॉर्ड एलनबरो के शासन काल में। ठीक है, जब दास प्रथा जो समाप्त किया, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि दास प्रथा जो है समाप्त हुआ था किस गवर्नर जनरल के काल में, तो आंसर लगाना है लॉर्ड एलनबरो के शासन काल। क्लियर है। तो 1813 1833, 1813 से 4 पॉइंट याद रखना दोस्तों। भारतीय शिक्षा अधिनियम आया था और एक धार्मिक नियोगिता अधिनियम। 1 साल में 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। पिता की संपत्ति अगर प्राप्त करना चाहते हो उनके मृत्यु के उपरांत,
तो ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। क्लियर है। कंपनी का जो है एकाधिकार उसको सीमित कर दिया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है कि आप जो है कंपनी जो है केवल चीन के साथ और चाय का ही व्यापार करेगा। और इसके लिए क्या किया जाता है, वह एकाधिकार को जो 20 साल के लिए और बढ़ाया जाता है। बाकी इसी चार्टर एक्ट के तहत जो होता है कि ब्रिटिश के अन्य नागरिक को जो है भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ आएगा लेकिन चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा और चाय का व्यापार भी नहीं करेगा, ये दोनों कंपनी ही केवल करेगी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है, नहीं अब नहीं चलेगा, इसको पूरा ही अधिकार समाप्त कर दिया जाए। अब यह जो है कंपनी व्यापार करने के लायक नहीं है, अब यह शासन करने का लायक है। ठीक, तो यह शासन करेगा। अब चीन और चाय का जो अधिकार था वो भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और यह अधिकार सबसे पहले किससे प्राप्त होता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। बंबई मद्रास के परिषद का जो विधि बनाने का अधिकार था उसे वापस ले लिया जाता है कि अब तुम विधि नहीं बनाओगे, अब हम गवर्नर जनरल बन गए, हम स्वयं बनाएंगे। क्लियर। गवर्नर जनरल के परिषद को जो है राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार मिल जाता है तथा देश के लिए एक ही बजट तैयार होगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा जाता है और प्रथम विधि सदस्य जो बनाया गया था किसे, तो लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले के ही अध्यक्षता में जो है प्रथम विधि आयोग, याद रखना दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। कब, तो 1834 में। किस एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। यह 33 का मतलब समझ रहे हैं, एकदम पूरा टैक्टिस था, एकदम पूरा टाइट कर दिया था। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया, इसी के कार्य के लिए जो है विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। इस अधिनियम यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत धारा 87 के तहत जो है जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान जो भेदभाव होता था कंपनी के अधीन जो पद धारण के लिए, उन्हें भी क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। क्लियर। और साथ ही साथ एक और अलग से पॉइंट याद रखना है कि दास प्रथा को जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। कब, तो 1843 में। किस गवर्नर जनरल के काल में, तो लॉर्ड एलन के शासन काल में। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार बहुत ही अच्छी तरीके से देखें। आप रटे नहीं, समझें और इसका जो है प्रैक्टिस जरूर करें। अगर इसका नोट्स बनाते हैं तो और अच्छा है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित और भी जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और अच्छा तैयारी आप करें, आप सफल हो। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।